नमस्कार दोस्तों। अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो 15% का एनुअल रिटर्न आपको करोड़पति बना सकता है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं और वॉरेन बफेट इसी का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बन गए। लेकिन सवाल ये है कि जब कंपाउंडिंग इतनी असरदार है तो एक रिटेल निवेशक इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता है। आंकड़े बताते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर की एवरेज इन्वेस्टमेंट टेनियर मात्र 2.5 साल की होती है। कंपाउंडिंग के लिए जहां हमें लंबे समय तक पैसे को निवेश करना होता है, वहीं एक रिटेल इन्वेस्टर किसी न किसी कारण से बीच में ही पैसे निकाल लेता है और ऐसे में कंपाउंडिंग का जादू मात्र एक सपना बन के रह जाता है। मैं खुद भी इसी स्थिति से गुजरा हूँ। 2013 में एमबीए करने के बाद जब मैंने जॉब शुरू किया तो मैंने भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखा और तुरंत एसआईपी शुरू कर दिया। लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के कारण परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे अपने सारे पैसे निकालने पड़े और अगले कई सालों तक किसी न किसी कारण से मेरे इन्वेस्टमेंट टूटते रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा होता है। शुरुआत में सब आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सफर कठिन होता जाता है। शादी, जिम्मेदारियां और जॉब की अनिश्चितता हमारे सफर को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं और इस तरह बिना सही तैयारी और गाइडेंस के एक आम निवेशक का सफर बीच में ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो एक रिटेल निवेशक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने से रोकती हैं। अगर आप खुद को इन गलतियों से बचा लेते हैं तो न सिर्फ अपने निवेश को बचा सकते हैं बल्कि उसे लंबे समय तक बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती है इमरजेंसी फंड का ना होना। जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो मेरी सोच एकदम सिंपल थी। 100 रुपए कमाऊंगा, 70 रुपए खर्च हो जाएंगे और 30 रुपए आराम से सेविंग कर लूंगा। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। कभी लंबी छुट्टी के कारण पैसे कटे, कभी घर के लिए कुछ खरीदना पड़ा, कभी दोस्तों की मदद करनी पड़ी। ऐसे में हुआ ये कि मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं रख पाया। मैंने इन आकस्मिक खर्चों के लिए बिना इमरजेंसी फंड तैयार किए ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। ये मेरी पहली गलती थी और अधिकांश लोग इस गलती को दोहराते हैं। इमरजेंसी हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन अगर उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे ना हो तो हमें अपने निवेश को तोड़ना पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा हमें इमरजेंसी फंड के रूप में तैयार रखना चाहिए। ये पैसा न सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरी करता है बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के समय भी हमें संयम रखने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड में रखना एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि उससे हमें अपने फंड पे फिक्स डिपॉजिट के जितना रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसमें समय की बाध्यता नहीं होती है और साथ ही हम अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं और मेरा दोस्त रात को मॉल से लौट रहे थे। रास्ते में एक ऑटो वाले ने एक्सीडेंट कर दिया जिससे मुझे काफी चोटें आई। एक सर्जरी भी करानी पड़ी जिसमें कुछ पैसे खर्च हुए। ये खर्च मेरे आम बजट का हिस्सा नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा था जिसने इलाज का सारा खर्च उठा लिया, वरना वो पैसे मेरी जेब से निकलते। ये गलती मैंने तो नहीं की थी, लेकिन अधिकांश लोग मेडिकल इंश्योरेंस को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण कभी कभी इलाज में उनका बहुत सारा पैसा निकल जाता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। साथ ही टर्म प्लान लेना भी जरूरी है, क्योंकि बतौर अर्निंग मेंबर हम पर परिवार के कुछ लोग निर्भर करते हैं। इसलिए हमारे ना होने पर उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सोचिए, अगर हम अपने इमरजेंसी फंड को, जो कि हमारी 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा है, उसे लिक्विड फंड में डाल देते हैं तो उसके रिटर्न से हमारे मेडिकल इंश्योरेंस और शायद टर्म प्लान का भी खर्च निकल आता है। इस तरह इमरजेंसी फंड का सही इस्तेमाल करके हम अपने आज को भी सुरक्षित कर लेते हैं और अपने भविष्य को भी। जब मैंने एसआईपी शुरू किया तो 2 साल तक लगातार उसके रिटर्न को चेक करता था। मैंने 3 फंड में इन्वेस्ट किया था और एक फंड का रिटर्न सबसे ज्यादा था। मुझे कभी कभी लगता था कि सारे पैसे इसी में डाल देना चाहिए। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने स्टॉक में ट्रेडिंग करना शुरू किया और उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। कभी कभी तो वो एक दिन में 3-4% कमा लेते थे। मुझे देखकर लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ। एक समय तो ऐसा आया कि मैं एसआईपी को एकदम भूल गया था और सिर्फ स्टॉक में ही फोकस करता था। फिर एक बार मैंने एक ऐसे शेयर में पैसे डाल दिए जो लगातार अपर सर्किट लगा रहा था। मैंने 3-4 दिन तक उसमें अपर सर्किट का मजा लिया, लेकिन उसके बाद उसमें लोअर सर्किट लगने लगे। उसने मुझे निकलने का मौका नहीं दिया और मुझे उस शेयर में 50% का लॉस हो गया। यह देखकर मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड ही सही था। कम से कम उसमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है और टेंशन भी नहीं है। यह तीसरी गलती थी। हमें अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए और उसे किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट से तुलना नहीं करना चाहिए।
हर इन्वेस्टमेंट स्टाइल का अपना रिस्क और अपना रिटर्न होता है। उनके रिटर्न की तुलना म्यूचुअल फंड से करना समझदारी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम है तो रिस्क भी काफी कम होता है। एसआईपी का रिटर्न चाहे जितना भी कम क्यों ना हो, उसमें एक सुकून है। दूसरी इन्वेस्टमेंट रणनीतियों का पीछा करना हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसीलिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी का अमाउंट इतना रखें जितना आप आराम से हर महीने निवेश कर सकते हैं। बुल मार्केट में स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन बियर फेज या कंसोलिडेशन फेज में उसमें काफी नुकसान होता है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात शुरू में ही समझ में आ जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी आसान हो जाता है। मेरे इन्वेस्टमेंट शुरू करने के कुछ सालों के बाद घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसमें कुछ पैसे खर्च हुए। इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी और हनीमून पे भी काफी पैसे खर्च हुए। ये खर्चे मैंने पहले से प्लान करके नहीं रखे थे, जिसके कारण मुझे अपने सारे इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना पड़ा। ये ऐसे खर्चे थे जिसका मुझे पहले से अंदाजा होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुझे याद है जब मैं हनीमून से लौट रहा था तो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुके थे और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भी ड्यू था। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि अधिकांश लोगों की कहानी है। हम शॉर्ट टर्म के खर्चों के बारे में नहीं सोचते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। और जब शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत होती है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना पड़ता है, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना हो। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि हम अपने शॉर्ट टर्म के जरूरतों का आकलन करें और उनके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा साधन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन का इस पर असर थोड़ा कम होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने शॉर्ट टर्म के गोल्स का आकलन करें और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद ही अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। शादी के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी फिर से शुरू की। इस बार मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को मिलाकर के एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया। क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना था, इसलिए 50% एलोकेशन मैंने स्मॉल कैप का किया था। 4 साल तक सब कुछ सही चला, लेकिन फिर कोरोना का क्रैश आया। मेरा पोर्टफोलियो जो काफी अच्छे प्रॉफिट में था, अचानक से लॉस में आ गया और ये लॉस हर दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मार्केट ने कुछ समय के बाद रिकवर कर लिया और मैं वापस से प्रॉफिट में आ गया। लेकिन उस समय का टेंशन मुझे आज तक याद है। मेरे साथ के कई लोगों ने उस टेंशन में अपने पोर्टफोलियो को रिडीम कर लिया और लॉस बुक किया। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के समय मैंने उसके रिस्क को ठीक से जज नहीं किया था, इसलिए उसका लॉस मुझे विचलित कर गया। यह अनुभव किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो उसके हर साल का परफॉर्मेंस देखें। साथ ही यह भी देखें कि मार्केट क्रैश के समय वो कितना गिरा, जिससे आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कई उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट को का अच्छे से आकलन करने के बाद ही फंड को चुनें, जिससे आप लंबे समय तक उसमें टिके रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट में कई बार तेजी और मंदी का सामना होता है, इसलिए अपने फंड के रिस्क को अच्छे से एसेस कर लें ताकि उसमें आप लंबे समय तक टिके रहें। हम में से अधिकांश लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और आज के समय में जॉब सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में केवल एक इनकम पर निर्भर रहना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके लिए एक बड़ा खतरा है। वारेन बफेट कहते हैं, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसलिए जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो यह जरूरी है कि आप एक इनकम पर निर्भर ना रहें। लेकिन सवाल यह है कि जब एक इनकम का सोर्स बनाना इतना मुश्किल होता है तो हम दूसरे इनकम के बारे में कैसे सोच सकते हैं। किसी ने कहा है, वैल्यू फर्स्ट मनी विल फॉलो। मतलब आप दूसरों की सहायता करने की कोशिश करें, पैसे अपने आप आ जाएंगे। हमें खुद को इस काबिल बनाना है कि हम दूसरों को वो दे सकें जिसकी उन्हें जरूरत है, और पैसे अपने आप आएंगे। इसके लिए अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर सकते हैं जो दूसरे के काम आए। क्या आप दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं? क्या आप निगोशिएशन में माहिर हैं? क्या आप ऐसी जानकारी जुटा सकते हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी हो? नवल रविकांत ने इन स्किल्स को स्पेसिफिक स्किल्स कहा है। ये स्किल्स आपके अंदर जन्मजात होते हैं या आप इनमें नेचुरली अच्छे होते हैं। इन स्किल्स को पहचानिए और इनसे जुड़ी सेवाओं या कामों की विकल्प को तलाश कीजिए जिनकी दूसरों को जरूरत हो। अगर आपने इन स्किल्स को पहचान लिया तो अगला कदम है इसे इस्तेमाल में लाना। शुरू के 1 साल इन सेवाओं को आप फ्री में ऑफर करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और दूसरा, आप इन स्किल्स में और भी बेहतर होते जाएंगे। धीरे धीरे जब आपका काम दूसरों के लिए मूल्यवान हो जाएगा तो लोग खुशी खुशी इसके लिए आपको पे करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तैयारी न सिर्फ हमें फाइनेंशियल गोल्स को पाने में मदद करती है, बल्कि हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा बैलेंस्ड और सुकून भरा बना देती है। 2025 शुरू होने वाला है।
आइए इस साल खुद को मजबूत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करने में लगाएं। अगर आपको लगता है कि और भी चीजें हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकती हैं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।